Namaskar and welcome to our ongoing Vedic astrology course। और आज का पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि जो सिस्टम्स अप्रोच हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें देयर इज अ फॉर्मूला एंड सेट ऑफ रूल्स, जिससे कि हम प्लैनेट्स के स्ट्रेंथ को क्वांटिफाई करते हैं यानी कि परसेंटेज टर्म्स में निकालते हैं कि कौन सा प्लैनेट कितना परसेंट स्ट्रॉन्ग, परसेंटेज उसकी स्ट्रेंथ क्या है। उसी हिसाब से वो प्लैनेट अपने रिजल्ट्स को देगा। अब कब देगा वो भी हम बात करेंगे। अभी जैसा डॉक्टर शिंदे ने पूछा, वो कब देगा वो हम बात करेंगे। बट हाउ स्ट्रॉन्ग अ वीक इज अ प्लैनेट और हाउ स्ट्रॉन्ग अ वीक इज ए हाउस, ठीक है, वो हम आज वो फॉर्मूला देखिए। लेकिन ये है कि एकदम अब ऐसा नहीं है। दिस इज जस्ट टू गेट एन आइडिया ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हॉरोस्कोप। जैसा मैंने बताया था, किसी प्लैनेट की स्ट्रेंथ 50% अगर निकल के आ रही है तो हमें एकदम से उसकी गांठ नहीं माननी है कि वो 50%। अब उसको तो टैंजिबल तो नहीं है ना। 50% ऑफ द प्रॉमिस ऑफ रिजल्ट्स दैट इट प्रोमिसेस, 50% हम कैसे गेज करेंगे? मुश्किल है ना गेज करना। तो दैट इज जैसे कोई प्लैनेट नौकरी नौकरी अगर प्रॉमिस कर रहा है तो 50% अगर स्ट्रेंथ है तो उस हिसाब से ही वो उस टाइप की नौकरी देगा। 100% स्ट्रेंथ है तो बहुत अच्छी नौकरी दे देगा। लेकिन अब हम गेज नहीं कर सकते ना। हमें जो नौकरी मिली है वो हमारे एक्सपेक्टेशन या हमारे चार्ट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 50% वाली नौकरी है या 60 वाली या 70। जस्ट दिस इज जस्ट एक फॉर्मूला डिवाइस किया गया है जो रूल्स स्ट्रॉन्ग और वीक प्लैनेट्स, ठीक है, फंक्शनल मैलेफिक्स, फंक्शनल बेनिफिक्स के जो रूल्स हैं उनको डिफाइन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, उसी के बेसिस पर, ऑर्बिट ऑफ इन्फ्लुएंस के बेसिस पर ये फॉर्मूला कुछ डिवाइस्ड है। इसको हम पढ़ते हैं। बट हमने जैसा कहा था पिछले बार भी कि हर एक चार्ट जब आपके सामने आएगा तो इट इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू, ठीक है ना, कि हर चार्ट में हम स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स निकाल लें। क्योंकि एक तो नंबर वन, एक तो टाइम टेकिंग है और दूसरा कोई जरूरत नहीं है। ये आइडिया अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। आई एम श्योर कि अपने 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 चार्ट में तो सभी लोग करेंगे ही करेंगे, ठीक है। एंड यू विल सी कि वो काफी एक्यूरेट होता है। तो सर एनीवे, तो वो मैं ग्राफिक खोल रहा हूँ। ये रूल्स हैं टू, ये आपके सामने आ गया होगा। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही हाँ है। सर। ये रूल्स हैं। और देखिए, मैं शायद आई विल पुट दिस ऑन यूट्यूब ऑल्सो। तो यूट्यूब में जो लोग इसको देख रहे हैं, देखिए ये यूनिक चीज आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। रिवाइज, दीज आर गाइडलाइंस फॉर क्वांटिफाइंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स इन परसेंटेज टर्म्स। ये आपको किसी और पद्धति में नहीं मिलेगी कि कौन सा प्लैनेट जो है, शटबल वगैरह निकालने के तरीके हैं, लेकिन क्वांटम कैसे क्वांटिफाई कैसे करेंगे, कौन सा प्लैनेट कितना स्ट्रांग है परसेंटेज टर्म्स में, ये फॉर्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल को और अगर ये वीडियो को देख रहे हैं, टॉपिक को देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये एक सेट सेंटेंस है यूट्यूबर्स का, तो मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। एनीवे चलिए, तो रिवाइज्ड मैंने इसलिए लिखा है कि पहले जब मैंने ये गाइडलाइंस बनाई थी उसमें कुछ हम, इसमें जो अभी जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं इसमें कुछ हमने अपने तरफ से, अपने एक्सपीरियंस से कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं जो कि हमने ऐड किया है, तो हमको रिवाइज कर दिया है जो पिछले, जो ओरिजिनल थे। तो एनीवे चलिए देखिए। नंबर वन है प्लैनेट्स इन इन्फेंसी, ओके, विथ लॉन्गिट्यूड्स बिटवीन 0 to 5 degrees बिकम वीक एट द रेट ऑफ 20% 20% per degree
20% per degree. And similarly, in old age, that is between 25 to 30 degrees also. For example, a planet of 1 degree, अगर कोई planet आपको horoscope में 1 degree का नजर आ रहा है, तो that planet will have a strength of 20%. And at 26 degrees, it will have a strength of 80%. ठीक है? उसके बीच में planet 5 डिग्री से लेकर के और 25 डिग्री तक स्ट्रॉन्ग माना जाता है। उसके नीचे वो वीक हो जाता है, वीक होते जाता है। ठीक है, जैसे 26 डिग्री पे आया तो 80% का हो गया। अगर वो 0 डिग्री पे चला गया तो वो 0 डिग्री स्ट्रेंथ हो गई। उसी प्रकार से इन्फेंसी यानी कि बाल अवस्था और ओल्ड एज यानी कि वृद्धावस्था। ओल्ड एज एंड इन्फेंट। ठीक है, इन्फेंसी एंड ओल्ड एज। Now, however, in the case of Saturn and Jupiter, ये मैंने अपने तरफ से ऐड किया है। However, in the case of Saturn and Jupiter, this formula will be applied to the extent of 50%. कारण इसका क्या, और इसमें हमने लिखा है this rule is still under my research. इसका कारण क्या है? क्योंकि जुपिटर और सैटर्न एक राशि में काफी लंबे टाइम तक रहते हैं। ठीक है, तो एक एक डिग्री पर भी वो काफी काफी दिन तक टाइम तक रहते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये 100% रूल अप्लाई होगा स्लो मूविंग प्लैनेट्स में। जुपिटर एंड सैटर्न दे आर स्लो मूविंग प्लैनेट्स। राहु केतु पर ये रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स आर दे आर कंसिडर्ड फास्ट मूविंग प्लैनेट्स। ठीक है, जोडिएक का चक्कर लगाने में, जैसे सैटर्न को जोडिएक का पूरा चक्कर लगाने में 30 साल लगता है, जुपिटर को जोडिएक का चक्कर लगाने में 12 साल लगता है। दे आर स्लो मूविंग प्लैनेट्स। बाकी जो प्लैनेट्स हैं, चंद्रमा फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, जोडिएक का चक्कर लगाने में उसको 1 महीना लगता है। मंगल को अप्रोक्सीमेटली जोडिएक का चक्कर लगाने में 2 साल लगता है। ठीक है, तो उसे हिसाब से ये रूल्स हैं। Number 2, a planet can lose up to 75% of its strength if its मूल त्रिकोणा राशि is afflicted. अगर किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि, not the other राशि, okay, every planet, सन एंड मून को छोड़ के, सन एंड मून की एक ही एक राशि होती है, वही उनकी मूल त्रिकोण राशि भी कही जाती है। The loss in strength will be direct. A planet can lose up to 75% of strength if its मूल त्रिकोणा राशि is afflicted. क्या मतलब हुआ? जैसे कि सैटर्न की 2 राशियां हैं, कौन कौन सी हैं? केप्रिकॉन है 10 नंबर की राशि, और 11 नंबर की राशि एक्वेरियस या कुंभ है। उसमें से एक्वेरियस राशि जो है, रिपीट कर रहा हूं कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लैरिटी के लिए, वो उसकी मूल त्रिकोण राशि है। तो अगर मूल त्रिकोण राशि शनि की किसी हॉरोस्कोप में अगर अफ्लिक्टेड है, अफ्लिक्टेड वगैरह सब मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, तो शनि की ताकत जो है अप टू 75% कम हो सकती है। अप टू, नॉट हो जाएगी 75%, अप टू 75% कम हो सकती है। द लॉस केप्रिकॉन की कम नहीं होगी। ओके, केप्रिकॉन की कम नहीं होगी, हालांकि उसमें थोड़े से एक्सेप्शंस मैंने देखे हैं, वो जैसे जैसे एग्जाम्पल हॉरोस्कोप्स हम लेंगे आप लोगों को मैं बताऊंगा। द लॉस इन स्ट्रेंथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सिवियरिटी ऑफ द अफ्लिक्शन। अप टू 75%, यानी कि अगर अफ्लिक्शन जो है 5 डिग्री, वो अभी रूल्स और इसको इधर और एलैबोरेट किया गया है, समझा देंगे। तो अप टू 75% स्ट्रेंथ किसी भी प्लैनेट के लॉस हो सकती। देखिए, मूल त्रिकोण राशि जो है ना किसी ग्रह की, उसका बहुत महत्व है इस सिस्टम्स अप्रोच में। मूल त्रिकोण राशि पर ही ये सारा सिस्टम्स अप्रोच बेस्ड है। नॉन मूल त्रिकोण राशियां जो हैं, उनका रोल बहुत लिमिटेड है। इट इज नॉट दैट कि उनका रोल नहीं है, बट रिलेटेड टू लॉर्डशिप
जैसे किसी भी, कहने का मतलब है किसी भी हॉरोस्कोप में शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि का रिजल्ट जो है ज्यादा इम्पैक्ट के साथ देगा। अब नॉन टू मूल त्रिकोण राशि वाले का रिजल्ट उतना इम्पैक्ट से नहीं देगा। ठीक है, नंबर 3 है वीक प्लैनेट प्लेस्ड इन एन अफ्लिक्टेड हाउस। वीक प्लैनेट का डेफिनेशन आप लोग पढ़ चुके हैं, नहीं हो तो रिवाइज कर लीजिएगा। अ वीक प्लैनेट प्लेस्ड इन एन अफ्लिक्टेड हाउस लूजेस अप टू 75% स्ट्रेंथ। दो बातें आ गई, वीक प्लैनेट भी होना चाहिए और अफ्लिक्टेड हाउस भी होना चाहिए। इन दैट केस ऑल्सो 75% स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाती है प्लैनेट की। नंबर 4, एन अदरवाइज स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, अगर प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है सिटिंग इन एन अफ्लिक्टेड नॉन मूल त्रिकोण राशि, नॉन मूल त्रिकोण राशि, नॉन मूल त्रिकोण राशि और हाउस विल लूज अप टू 50% ऑफ स्ट्रेंथ। Such a planet may initially give positive results but will later on prove negative. A closely afflicted weak planet loses up to 75% of strength. A closely afflicted otherwise strong planet will lose 50% strength and may initially give good results only to prove negative later. आप बहुत से देखेंगे कोई प्लैनेट शुरू शुरू में अच्छे रिजल्ट्स, देखिए इसके पीछे ना बहुत से कारण है। लेट अस अंडरस्टैंड इसके पीछे कारण क्या है। सिंपली कारण ये है, जैसे से फॉर एग्जांपल हेल्थ। कोई भी ग्रह जब आदमी की यंग एज रहती है तो अगर वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है या हेल्थ इश्यूज हॉरोस्कोप में हैं तो शुरू में उतना पता नहीं चलता, बाद में जाकर के एज के साथ हेल्थ डिटीरियोरेट करती है। नॉट टू से कि अदर दूसरे मामले में ऐसे प्लेनेट मान लीजिए नौकरी किसी ने दिलवा दिया बट इट सफर्स फ्रॉम दीज वीकनेसेस, तो आप देखेंगे नौकरी में बाद में जाकर के वो कुछ इशू क्रिएट कर रहा है आपके प्रोफेशन में। एक रूल है इसमें, एक रूल जो है सिस्टम्स अप्रोच में है, पर डिग्री पर डेकेड रूल, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पर डिग्री पर डेकेड रूल। नंबर देखिए 7, अ कॉम्बस्ट प्लैनेट, कॉम्बस्शन पढ़ा चुका हूं, उसके डिग्रीज सन से कितना दूर है कितना नजदीक है उस पर डिपेंड करती हैं। राशि से मतलब नहीं है, दूसरे राशि में भी रह करके वो कॉम्बस्ट हो सकता है। तो अ कॉम्बस्ट प्लैनेट विथ अ फंक्शनल विथ अ फंक्शनल मैलेफिक सन, अगर फंक्शनल मैलेफिक सन अगर फंक्शनल मैलेफिक हो गया लूजेस 75% स्ट्रेंथ। When Sun is a functional benefic, the combust planet loses 50% of its strength. A combust debilitated placed in a malefic house has only 10% power. ठीक है? A planets placed in malefic houses 6, 8 and 12, 6 छठे 8 में और 12वें घर में कोई भी प्लैनेट अगर प्लेस हो जाता है तो it loses up to 50% of its strength. Besides suffering from the traits of the house, वीक तो हो ही जाता है और उसके अलावा जो 6, 8 और 12 के जो नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं वो भी वो देने की क्षमता उसके अंदर हो सकती है। अब ये हमको इसकी गांठ नहीं बांध लेनी, मे लूज अप टू 50% है। वो डिपेंड करेगा कि अदरवाइज वो प्लैनेट ऑन अदर काउंट्स कितना स्ट्रांग है या वीक है। बट 6, 8 और 12 में बैठना अपने आप में एक कमजोरी की निशानी है। इसमें बहुत सारे रिजर्वेशन हैं। अगर आपके 6, 8, 12 में सारे ग्रह हैं इट डज नॉट मीन कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके बहुत बहुत सारे इसके जो हैं देखने के तरीके हैं, फिर इसकी काट है, रेमेडियल मेजर्स है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये खाली एक जनरल एक, इसलिए कहा जाता है 6, 8 और 12 में अगर कोई प्लैनेट नहीं नजर आ रहा है तो ये पहली निशानी है कि इट्स अ गुड हॉरोस्कोप। 8 में नजर आ रहा है तो स्ट्रगल्स हो सकते हैं, बट उन स्ट्रगल्स को ओवरकम करने के भी तरीके होते हैं। वो सब पढ़ेंगे हम लोग जब प्रेडिक्शंस में आएंगे या रेमेडीज में आएंगे। The placement in sixth can give diseases, can or may, deaths, enemies. Placement in eighth causes obstructions,
12th प्लेसमेंट कैन कॉज एक्सपेंसेस हॉस्पिटलाइजेशन। अब इसमें भी बहुत इसका तरीका है देखने का, वो हम लोग देखेंगे जब डिटेल में स्टडी करेंगे। प्लैनेट्स इन डेबिलिटेशन लूजेस अप टू 25% स्ट्रेंथ। उच्च नीच, डेबिलिटेशन मतलब नीच of strength if placed in a benefic house, and if placed in a dusht sthana may lose up to 50% of its strength, and if debilitated in dusthana in main chart and in navamsa also, then they can lose up to 75% strength. A planet badly placed in Rashi chart and at the same time debilitated in navamsa loses up to 60% strength. A strong planet in the Rashi chart will lose 25% if debilitated in Navamsa. In both these cases, the planet is not debilitated in the main chart. So समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है? If debilitated in Dusthana, in D9 is Navansha, then 50%. Number 11, Yog Karak planets get 25% extra marks. Yog Karaks will have at least 25% strength. At least they will have 25 को हम ट्रीट करके चलेंगे। ये ध्यान रखिएगा, कई बार मिस हो जाता है। जैसे शनि है फॉर टॉरियंस, कितना भी वीक हो उसकी 25% स्ट्रेंथ हम कंसिडर करेंगे। योग कारक प्लैनेट्स कैंसर के लिए मार्स, लियो के लिए मार्स, टॉरस के लिए सैटर्न, लिब्रा के लिए सैटर्न, केप्रिकॉन के लिए वीनस, एक्वेरियस के लिए वीनस। सभी राशियों के सभी असेंडेंट्स के योग कारक ग्रह नहीं होते हैं, कुछ के होते हैं। उसका डेफिनेशन क्या है? इफ अ प्लैनेट इज द लॉर्ड ऑफ अ केंद्र एंड ट्राइन साइमल्टेनियसली इट बिकम्स अ योग कारक प्लैनेट। एट 25, ये टिपिकल, ये जो है पाराशरी, टिपिकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी पाराशरी का कॉन्सेप्ट है ये, जो कि इसमें विथ रिजर्वेशंस माना गया है। Add 25% for exaltation and 25% for being in own Mool Trikona Rashi. Mercury will get only one benefit. Why? Because Mercury की exaltation की राशि और उसकी मूल त्रिकोण राशि सेम, ठीक है? इसीलिए houses 4, 2, 9, 3, 10 and 11 are treated as most benefic houses. ये भी हम पढ़ चुके हैं, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा उसको। Planets with MTRs in these houses get 25% extra. किसी कोई प्लैनेट अगर मूल त्रिकोण राशि का ओनर है 4, 2, 9, 3, 10, 11, तो उनको 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। Any planet sitting in these houses gets 25% extra irrespective of whether they are MTRs or not. देखिए एक कॉन्सेप्ट और है, अगर आप लोग सिस्टम्स अप्रोच को पढ़ेंगे उसमें सन लाइक प्लैनेट्स करके भी एक कॉन्सेप्ट है, सन लाइक प्लैनेट्स, उसको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। किताब पढ़ेंगे आप चाहें तो उसको मान सकते हैं, लेकिन हमको लगता है उसकी आवश्यकता नहीं है। सन लाइक प्लैनेट्स मतलब दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट। तो सारा हमने स्ट्रेंथ्स कवर कर लिए हैं इसमें, दैट इज व्हाई आई हैव नॉट इंक्लूडेड दैट। नाउ हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज of age, percentage strength as per age. See rule number 1. Okay. For every degree of infancy or old age, the strength of the planet increases or reduces by 20%. For example, if a planet is at 0 degrees, its strength is 0%. At 1 degree, it will become 20%. At 2 degrees, 40. 4 degrees, it will become 80. 5 में full strength आ जाएगा. At 5 degrees, full. Similarly, at 30 degrees, strength is 0. 29, it will become 20, 28, 40, 27, 60, 26, 80, 25, it will become 100%. How to calculate strength of Mool Trikona houses? ये हो गया. See rule number 2. Any Mool Trikona Rashi or house afflicted by conjunction or aspect by a functional malefic planet will lose 15% strength for every degree of aspect or conjunction. For every degree of aspect or conjunction. How planets will gain strength? Any strong or fairly strong functional benefic planet with a strength up to 62.5% will beneficially add to the strength of any other planet. मतलब 63, 60, up to 65% मान लीजिए, or even 60%,
fairly strong है, will add to the strength of any other planet up to 50% by aspect or conjunction at the rate of 20% per degree of difference in the following manner. ये rules हैं, लेकिन कृपया करके आपको इनकी बहुत ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है. When you have the experience, when आपके सामने जब कोई चार्ट आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा. ये रूल्स हैं तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ. यू डोंट ट्रैक योर ब्रेन्स टू मच ओवर दिस. हाँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये नोट्स को निकालिए आप. आज एक दो दिन में नोट्स आपको ये भेज देंगे. यही चीज जाएंगे नोट्स में, इसके अलावा और कुछ नहीं जाता है जो स्क्रीन पे पढ़ाता हूँ. Planet A at 10 degrees conjunct with planet B also at 10 degrees will add 50% to planet B. Planet A at 10 degrees, ये बेनिफिक्स की बात हो रही है. Planet A at 10 degrees and planet B at 9 or 11 degrees, 40% to planet B. Planet A at 10 degrees, ये देखिए से लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा. अ वीक बेनिफिक प्लैनेट, ये क्या है? अदरवाइज एनी स्ट्रॉन्ग बेनिफिक प्लैनेट कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? अ वीक बेनिफिक प्लैनेट विल ऐड. बेनिफिक तो बेनिफिक है, वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे भी. बेनिफिक का डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं. अ वीक बेनिफिक प्लैनेट विल ऐड 15% स्ट्रेंथ to strength of any planet by a conjunction or aspect up to a distance of 1 degree. वीक है तो उसको बहुत नजदीक जाएगा दूसरे प्लैनेट के, तभी उसका अपना फायदा पहुंचा जाएगा, क्योंकि पहुंचा पाएगा, क्योंकि वो खुद कमजोर है. फॉर एग्जाम्पल, प्लैनेट एक्स वीक बेनिफिट प्लैनेट, वीक है ऑन अदर काउंट्स, situated at 15 degrees in a Rashi will boost the strength of planet Y situated at 16 degrees in the same Rashi. 1 degree का conjunction होना चाहिए, और any other planet situated at 16 degrees in any of the houses aspected by X. Orb of influence है, ये सारा orb of influence है. However, if this other planet Y or other planet aspected by the weak functional benefic X is situated at 16.1 degrees, it will not gain in strength at all. Okay. Please note that rules 15 and 16 do not apply to Sun in case of conjunction, as combustion has to be considered. कंबस्शन पे हम फिर आगे बात करेंगे. कंबस्शन पे बहुत सारी बारीकियां हैं, उसको हम अलग से पढ़ेंगे. ठीक है. कई बार कंजंक्शन से फायदे भी होते हैं. तो अभी डोंट गेट इनटू द इंटीग्रिटीज ऑफ कंजंक्शन. और मैंने पहले भी बताइए, पिछले क्लास में मैंने एक लाइन ऐड किया था कि लकीर का फकीर हमको नहीं बनना. दीज आर रूल्स, दीज आर जस्ट गाइडिंग रूल्स. ओके. हाँ, राजीव ढींगरा जी बोले. तो ये स्ट्रेंथ ऑफ 62 15 पॉइंट में विद स्ट्रेंथ ऑफ अप टू 62.5%, ये कैसे आया 62.5? वो ये क्या आपको मतलब है कैलकुलेट इसका? करना होगा रूल्स को पढ़ करके, तभी उसके बाद फिर ये देखेंगे. वो आप रूल्स जब पढ़ेंगे कि तो मैंने बताया ना आपको, कैलकुलेट कर एग्जांपल्स अभी आपके सामने आएंगे. ठीक है. वी विल नहीं, मैं डिस्कस. इसलिए पूछ रहा था ये विद स्ट्रेंथ ऑफ अप टू 62.5, तो ये बोल रहा है विल ऐड टू अनदर प्लैनेट अप टू 50%, तो उसका क्या 112% हो जाएगा स्ट्रेंथ? नहीं 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 नहीं, उसकी क्या स्ट्रेंथ है उसको ऐड करेगा. वो अभी आएंगे. 112 तो होगा ही नहीं ना. 100 पर रुक जाना है. 100 से ज्यादा किसी को कंसिडर नहीं करना है. वो अगर 100 वो है तो वो उतना ही रह जाएगा. इट मे नॉट, इफ इट इज ऑलरेडी 100% स्ट्रॉन्ग, देन इट्स स्ट्रेंथ विल नॉट इंक्रीज. ओके. इट विल नॉट गो बियॉन्ड. इट विल बिकम, यू कैन से इट विल बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग. परसेंटेज को तो टर्म्स में टैंजिबली आप मेजर नहीं कर सकते. दिस इज, आई टोल्ड यू एट द आउटसेट, या this is just to give and get an idea of, how strong up every time you will not be able to refer to the notes and calculate every planet in any horoscope. वो पॉसिबल नहीं. ठीक है. बट ये है, ये बहुत मेहनत करके, बहुत रिसर्च के बाद ये रूल्स बनाए गए हैं, और ये डेफिनेशंस. तो ये देखिए, एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं उसमें.
देखिए, अब ये एक हॉरोस्कोप है, ठीक है। इसमें कुछ कैलकुलेशंस कर करके ये निकाला गया है। देखिए, ये प्लैनेट वाइज है, ठीक है। आपको मैंने एक पिछले बार स्लाइड दिखाया था कि कोई भी आप हॉरोस्कोप खोलेंगे तो पहले उसके आप फंक्शनल मैलेफिक्स, फंक्शनल बेनिफिट्स की लिस्ट एक अलग से बना लीजिएगा, ठीक है। डू दैट एक्सरसाइज फर्स्ट, ओके। उसके बाद देन यू कैन टेक अप दिस। देखिए, ये मैंने ये कैलकुलेशन किया, हो सकता है कहीं पर हमसे भी, इट इज हाईली मैथमेटिकल, ओके। हमसे भी थोड़ी बहुत कहीं कोई किसी रूल को कंसिडर करना मैं भी भूल गया, ओवरलुक कर गया। देयर आर सो मेनी रूल्स, बट दिस इज हाउ यू कैन जनरली अराइव एट, एक स्ट्रेंथ कैसे आप पहुंच सकते हैं। अब देखिए, जैसे जुपिटर है, अब ये हॉरोस्कोप है। जुपिटर इज प्लेस्ड इन अ बैडली अफ्लिक्टेड नॉन मूल त्रिकोणा हाउस। Why is it badly afflicted? Hence, its strength is reduced to 50%. Why is this non-मूल त्रिकोणा हाउस badly afflicted? Badly afflicted because देखिए, ascendant का most effective point कितना है? 6। 6। जुपिटर खुद क्या है? फंक्शनल मैलिफिक, एमएमपी। ठीक है, तो इसको अफ्लिक्ट कर रहा है। और मंगल भी मैलेफिक है, मंगल भी वाइड अफ्लिक्शन है, लेकिन 4 डिग्री से अफ्लिक्ट कर रहा है। तो दिस इज अ वेरी वेरी वीक, वेरी वेरी वीक नॉन मूल त्रिकोणा हाउस। नॉन मूल त्रिकोणा है, ठीक है। नॉन मूल त्रिकोणा है तो जुपिटर इज प्लेस्ड, एनी प्लैनेट प्लेस्ड इन अ वीक अफ्लिक्टेड नॉन मूल त्रिकोणा हाउस, हेंस इट्स स्ट्रेंथ इज रिड्यूस टू 50। अब खाली सुन लीजिए, बाद में इसको रूल्स के मैं भेज दूंगा प्रिंट आउट निकाल के, इसको टैली कर लीजिएगा। फर्दर इट्स मूल त्रिकोणा राशि, जुपिटर्स मूल त्रिकोणा राशि इज अफ्लिक्टेड बाय मार्स विद अ 4 डिग्री वाइड एस्पेक्ट, ओके। 8वें एस्पेक्ट से मंगल जो है इस मूल त्रिकोण राशि को भी देख रहा है, ठीक है, जुपिटर के, ठीक है। Afflicted by Mars with a 4 degree wide aspect. So its strength is further reduced by 15% on a pro rata basis. Rule number 2. That is 50% तो already lose कर गया, 50% का -15% कर दीजिए, which is 7.5%. So final strength of Jupiter will be 50 minus 7.5%, that is 42.5% जुपिटर की स्ट्रेंथ निकल करके आती है, ठीक है। मार्स इज सिटिंग इन अ बैडली अफेक्टेड नॉन मूल त्रिकोणा, सो लूजेस अप टू 50% स्ट्रेंथ, ओके। मरकरी, इट इज इन इन्फेंसी, 4 डिग्री का है। इन्फेंसी स्ट्रेंथ इज 80%। इन्फेंसी स्ट्रेंथ ऑफ मर्करी इज 80%। क्यों? क्योंकि 4 डिग्रीज का है। मैलिफिक हाउस प्लेसमेंट रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ बाय 50% ऑफ 80%, दैट इज 40% हो गया। इट्स मूल त्रिकोणा राशि इज बैडली अफ्लिक्टेड बाय जुपिटर, एग्जैक्ट एस्पेक्ट है। 5th हाउस के ऊपर जुपिटर मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट का एग्जैक्ट एस्पेक्ट है, अफ्लिक्टेड बाय जुपिटर, सो फर्दर रिड्यूसेस बाय 75%। तो 75% of 40% leftover strength, that is effective strength is 10% only. The dispositor of Mercury is Mars, which has a strength of 50%. So here the lower strength of Mercury will prevail. क्या एक रूल पढ़ाया था हमने, एक स्लाइड अभी आगे है वैसे, जस्ट फॉर अ रिफ्रेशर। नो प्लैनेट कैन नो प्लैनेट कैन हैव अ स्ट्रेंथ विच इज मोर देन द स्ट्रेंथ ऑफ इट डिस्पोजिटर। तो यहाँ पे डिस्पोजिटर जो है, डिस्पोजिटर मरकरी का कौन है? मंगल है, जो कि 50% स्ट्रेंथ पर है, बट मरकरी इट सेल्फ हैज अ लोअर स्ट्रेंथ, सो मरकरी का लोअर स्ट्रेंथ विल प्रिवेल। तो मरकरी बहुत कमजोर है, लेट्स पुट इट दैट वे, ओके। डोंट, इसमें मैंने आपको बताया ना कि आप हर बार कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, बट आप देख लीजिएगा, मरकरी पे फॉर्मूला सब फिट कर दीजिएगा। 12वें राशि में पहुंच गया, दुष्ट भाव में 50%, तो वैसे ही स्ट्रेंथ हो गई कम। फिर 4 डिग्री का है, वैसे ही स्ट्रेंथ कम हो गई। इसकी मूल त्रिकोण राशि जो पांचवा घर है इस हॉरोस्कोप का, उसके ऊपर
मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि है, तो वैसे ही 75% वैसे ही कम हो जाता है। तो करते कराते एक्चुअली मरकरी की कोई शक्ति नहीं है। अगर मरकरी एज अ प्लैनेट, अगर उसको अकेले कोई अपने दम पे रिजल्ट देना हो, तो वो सक्षम नहीं है रिजल्ट्स देने के। ठीक है। बट कोई भी प्लैनेट कभी भी हम किसी हॉरोस्कोप को आइसोलेशन में नहीं देखते हैं। इट इज नॉट दैट कि मरकरी पांचवें भाव का स्वामी है, तो पांचवें भाव का स्वामी है तो पांचवें भाव को कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। मिलेगा, खराब मिलेगा या कम मिलेगा, बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है। सन इज इन अ मैलेफिक हाउस, सो पावर इज रिड्यूस्ड टू 50%। सिंस इट्स लॉर्ड ऑफ फोर्थ, वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिक हाउसेस, with its मूल त्रिकोण राशि there, it gets an additional 25%. ठीक है, putting its strength at 62.5%. The dispositor for Sun, Mars, is only 50% strength. So Sun is restricted to 50%. Sun is restricted to 50%. Another 25% can be given for exaltation, but because of its dispositor, the strength cannot exceed 50%. किसी भी planet का डिस्पोजिटर जो होता है, उसकी स्ट्रेंथ से ज्यादा प्लैनेट की खुद की स्ट्रेंथ नहीं हो सकती है। मरकरी का डिस्पोजिटर कौन है? मरकरी का डिस्पोजिटर मार्स है, जिसकी स्ट्रेंथ 50% है। तो सन सन सॉरी, वी आर टॉकिंग अबाउट सन। सन का डिस्पोजिटर मंगल है, जिसकी स्ट्रेंथ 50% है। तो सन की स्ट्रेंथ 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि अगर एडिशनल 25% उसको हम देंगे, मोस्ट बेनिफिक हाउस का लॉर्ड होने के चलते और मूल त्रिकोण राशि फोर्थ में होने के चलते, तो स्ट्रेंथ 62.5% आ जाती है। लेकिन बिकॉज एक थंब रूल है सिस्टम्स अप्रोच में, थंब रूल है, नो प्लैनेट कैन बी स्ट्रॉन्गर देन इट्स डिस्पोजिटर। ओके, रिमेंबर, the dispositor for Sun is Mars, is only 50% strength. So Sun is restricted to 50% strength only. Another 25% can be given for exaltation, but again, because it's dispositor, the strength cannot exceed 50%. Sun exalted है, 12th हाउस में है। ठीक है, कुछ स्ट्रेंथ गेन करता है एक्सॉल्टेशन की वजह से। एज की फुल स्ट्रेंथ है। हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन एज से। ठीक है, एज के मार्क्स प्लैनेट को दे देते हैं, उसमें से फिर हम प्लस और माइनस शुरू करते हैं करना। ठीक है, प्लस और माइनस उसमें से शुरू करते हैं करना। सैटर्न, ओल्ड एज स्ट्रेंथ इज 40%। एक्सेप्शन रूल फॉर सैटर्न एंड जुपिटर अप्लाई किया यहाँ। ओल्ड एज रूल इज 40%। एज पर कितने डिग्री का है? 29 डिग्रीज का है। तो 29 डिग्रीज में स्ट्रेंथ शुड हैव बीन ओनली 20%, लेकिन सिंस इट इज सैटर्न, तो 40% इसको दे रहे हैं। इट इज सिटिंग इन अ वेरी बैडली अफ्लिक्टेड फिफ्थ हाउस by Jupiter, so loses 75% of its strength, which comes down to 10%. Strength of its dispositor Mercury is also 10% only. Add 25% for ownership of the 10th house and 25% for being Yogkaraka. Its strength goes up to 15.625%. लेकिन यहाँ पे एक लाइन मैंने ऐड करना भूल गया हूं, अभी मैं कर ही देता हूं उसको। दैट इट इज अ योग कारक प्लैनेट, तो उसकी स्ट्रेंथ को हम 25% मान के चलेंगे। आफ्टर ऑल कैलकुलेशंस, अगर स्ट्रेंथ 25% से नीचे निकल के आ रही है, जैसे इसमें 15.625% पे निकल के आ रही है, बट सिंस इट इज अ योग कारक प्लैनेट फॉर टॉरियंस, तो मिनिमम स्ट्रेंथ सैटर्न जो है मिनिमम स्ट्रेंथ 25% देगा। अपनी जो क्षमता है उसके 25% वो रिजल्ट देगा। इसको मैं ऐड कर देता हूँ, एक सेकंड। इसमें ऐड करने में थोड़ा झमेला होता है, लेट मी ट्राई।
however, since, एक सेकेंड, however, since it is योग कारक है, 25% strength is considered. Yes, Mr. Shinde, पूछिए. Sir, but since its dispositor is Mercury and it has only 10% strength. It doesn't matter. If योग कारक का रूल्स में देखिएगा, मैंने लिखा है योग कारक का ग्रह को 25% मिनिमम देना ही देना है. ठीक है. Okay. This is an exception to that any rule. Okay. Okay. Now moon. Old age strength of moon is only 20%. It is sitting in a non-pool trikona house badly afflicted by Jupiter. एकदम जुपिटर इसके हाउस को बैडली अफ्लिक्ट कर रहा है, had been afflicted, so it further loses 75% of 20% and is thus left with 5% strength only. However, as it is the lord of third house, most benefic, it gets 25% extra and another 25% for being placed in ninth, most benefic, one of the most benefic houses. The final strength comes to about 8%. Final strength comes to about 8%. Venus has 100% strength. Venus has 100% strength. It is exalted, but as it is already 100% strength, marks for exaltation remain irrelevant. अभी आप वीनस को देखिए 100% strength कैसे है. Can anyone point out any weakness of Venus? There is no weakness. It is a functional malefic planet, okay? But still, the rule is that even a functional malefic planet can be strong. फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट का स्ट्रेंथ के बारे में बता दे रहा हूं मैं. ये जो फॉर्मूला है अफ्लिक्शंस का बाय एस्पेक्ट और कंजंक्शन, वो फॉर्मूला तो अपनी जगह है ही है. तो यहां आप देखेंगे वीनस फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट है बिकॉज इट इज लॉर्ड ऑफ द सिक्स्थ हाउस, जहां की इसकी मूल त्रिकोण राशि है. ठीक है. इसके ऊपर ना तो कोई अफ्लिक्शन है किसी भी फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट का, ना तो कोई अफ्लिक्शन है. ठीक है. अफ्लिक्शन कहां से हो सकता था? केतु. केतु हैज अ 9th एस्पेक्ट, बट केतु की डिग्री कितनी है? 14. और वीनस की डिग्री कितनी है? 22. It's 8 degrees apart. इसलिए केतु का एस्पेक्ट भी नहीं है. तो वीनस के ऊपर और इस नॉन मूल त्रिकोणा हाउस में है, नॉन मूल त्रिकोणा हाउस में है, विच इज नॉट अफ्लिक्टेड. कहीं से भी कोई भी दृष्टि नहीं है, कोई कंजंक्शन नहीं है, कोई अफ्लिक्शन नहीं है. तो वीनस हैज अ 100% स्ट्रेंथ. अनदर एक और, अगर सपोज वीनस यहां मान लीजिए वीनस होता 6 डिग्री का, मान लीजिए, then Venus would not have been considered as a strong planet. A functional malefic planet will only be strong if it is not afflicted, neither afflicting. Neither afflicting wala point is also very important. Venus also should not be afflicting any planet or house. Venus की दृष्टि किसके ऊपर है? Virgo. Saturn and Virgo both. ठीक है. बट सैटर्न की डिग्री कितनी है? 29. So Venus is not afflicting by aspect. और वर्गो की डिग्री कितनी है? 6. इसलिए वीनस ना तो अफ्लिक्टेड है ना अफ्लिक्ट कर रहा है.
So Venus is a strong planet. Whereas even Jupiter is a functional malefic planet, but why are we calling it weak? Because it is afflicting and it is afflicted. So Venus has the potential to deliver good results of its particular and general significations during its dasha, antardasha, or not during transits. Remember, a functional malefic planet will generally not will ड्यूरिंग ट्रांजिट अगर अफ्लिक्ट करेगा तो वो नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अपने दशा अंतरदशा में अगर फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट स्ट्रांग है तो वो फायदा निश्चित तौर पे पहुंचाता है। ठीक है, क्लियर है ना? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, याद रखिएगा इस एस्पेक्ट को। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम लोग पद्धति पढ़ने जा रहे हैं। ओके, राहु एंड केतु। नो सेपरेट कैलकुलेशंस आर डन फॉर राहु एंड केतु। राहु एंड केतु का ध्यान रखिएगा, स्ट्रेंथ विल डिपेंड ऑन देयर डिस्पोजिटर्स। ओके, अब इसमें राहु एंड केतु का डिस्पोजिटर देखिए। केतु का डिस्पोजिटर कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा, वो तो जो कि वीक है। ठीक है, तो केतु डज नॉट हैव द पोटेंशियल टू डू वेरी गुड। ठीक है, मटीरियल, वो जनरली राहु केतु का जो हर मटेरियल बेनिफिट्स देखते हैं, केतु के अपने तरीके हैं, वो आपको वो नॉन मटेरियल बेनिफिट्स देता है अगर देता है तो। ऑल्दो इट इज कॉल्ड द प्लैनेट ऑफ मिजरीज, नॉन मटेरियल बेनिफिट्स लाइक आपको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ले जाएगा। अगर आप ऑकल्ट में जाना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, वो सब चीजों में वो हेल्प कर सकता है। मटेरियल बेनिफिट्स देने का की सक्षमता नहीं है क्योंकि कमजोर हो गया। राहु, राहु की क्या पोजीशन? राहु का डिस्पोजिटर कौन है? सैटर्न। फिर से सोचिए। It has no dispositor because it is नो डिस्पोजिटर। ठीक है, बिकॉज सिटिंग इन अ नॉन मूल त्रिकोणा राशि। तो नॉन मूल त्रिकोणा राशि में बैठे हुए प्लैनेट्स के डिस्पोजिटर नहीं होता है। ठीक है, बट यह है कि इट इज सिटिंग इन अफ्लिक्टेड हाउस। तो राहु अदरवाइज अगर स्ट्रांग होता तो कुछ बेनिफिट्स दे सकता था, लेकिन राहु बैठा हुआ है नॉन मूल त्रिकोण राशि में, उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। राहु और केतु का हम मेनली डिस्पोजिटर को देखते हैं, एंड दे शुड नॉट बी अफ्लिक्टिंग। देखिए, अगर राहु एंड केतु इफ दे बिकम अफ्लिक्टर्स इन अ हॉरोस्कोप, अगर वो अफ्लिक्ट करने लगते हैं तो फिर उनकी भला करने की क्षमता बहुत हद तक खत्म हो जाती है। अगर वो राहु, आपने देखा होगा बहुत से हॉरोस्कोप, राहु बहुत फायदा भी देता है। अगर राहु ठीक ठाक प्लेस्ड है, अच्छे घर में प्लेस्ड है और नॉन अफ्लिक्टेड है, नॉन अफ्लिक्टिंग है, तो राहु फायदा पहुंचा रहा है। इस केस में राहु हैज सम लिमिटेड कैपेसिटी टू डू गुड, डू बैड वाली कैपेसिटी काफी हद तक खत्म हो जाती है। No separate calculations are done. Strength of dispositors are seen. We know that well-placed, unafflicting Rahu and Ketu are capable of giving good results, especially in the materialistic world only. In this chart, except for the dispositor of Ketu, which is Moon, both Rahu and Ketu are quite okay. But Rahu and Ketu अपने ट्रांजिट में वो नुकसान ही पहुंचाते हैं अफ्लिक्ट करके। ठीक है, राहु एंड केतु बाय नेचर दे आर कंसिडर्ड टू बी मैलेफिक्स। तो राहु के तरीके भी जो फायदा देने के होते हैं ना, वो उसी तरीके के होते हैं। नेचर से राहु दुष्ट है, तो उसकी प्रोपेंसिटी, अगर आपको पैसा भी दे रहा है तो मे बी थ्रू अनस्क्रूपलस मीन्स, बेईमानी करके, आप चोरी करके, बेईमानी करके पैसा कमा सकते हैं, या फिर किसी चीज का कोई कुछ आपको अचीव करना है, राहु अगर उस चीज को दिखा रहा है, यू विल गो देन। उसमें गांधी जी की एक कहावत थी ना कि वो मीन्स जस्टिफाई द एंड्स, तो उसमें नहीं, राहु का नहीं है। कोई मीन्स है, एंड्स का नहीं। एंड्स हैव टू बी अचीव्ड एट एनी कॉस्ट। ओके, मीन्स डू नॉट नेसेसरली विल जस्टिफाई द एंड्स। एंड्स
उसको फायदा देगा, चाहे आप चोरी करके कमाए पैसा, किसी का नुकसान पहुंचा करके, बेईमानी करके, मर्डर करके, कुछ करके भी राहु आपको फायदा देता है। वो राहु का देने का तरीका है। नाउ स्ट्रेंथ्स ऑफ हाउसेस, मूल त्रिकोणा हाउसेस हैव द स्ट्रेंथ, सेम स्ट्रेंथ्स एज देयर लॉर्ड्स। मूल त्रिकोणा हाउसेस जो लॉर्ड्स होंगे उसी वही स्ट्रेंथ है। अदर मूल त्रिकोणा हाउसेस, लग्ना इस स्ट्रेंथ ऑफ हाउसेस, ये इस पर्टिकुलर हॉरोस्कोप की बात हो रही है। अदर मूल त्रिकोणा हाउसेस, लग्ना नॉन, सॉरी ये नॉन मूल त्रिकोणा हाउसेस, लग्ना बैडली अफ्लिक्टेड, सो वीक, फर्स्ट हाउस इज बैडली अफ्लिक्टेड, सो वीक। बट थोड़ा सा अलग हट करके हम आ रहे हैं इसमें, क्योंकि लॉर्ड ऑफ लग्ना वीनस, ये सिस्टम्स अप्रोच में लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। लॉर्ड ऑफ लग्ना वीनस बहुत स्ट्रांग है, तो लग्ना उतनी कमजोर, थोड़ी कमजोरी कम हो जाती है इस डेफिनेशन से अलग हट करके। लग्न तो बिल्कुल ही बर्बाद है, और इस आदमी को फर्स्ट हाउस से रिलेटेड बुरे रिजल्ट्स में मिले हैं, बट प्रोबेबली बिकॉज द लॉर्ड इज सो स्ट्रांग, बुरे रिजल्ट्स का फुल इम्पैक्ट जो नहीं आ पाया, बचा लेता है हर बार वीनस। सेकेंड हाउस इज 100% स्ट्रेंथ। सेवेंथ हाउस अफ्लिक्टेड अप टू 10% बाय मार्स एंड बैडली अफ्लिक्टेड बाय जुपिटर, सो नो स्ट्रेंथ। ये नॉन मूल त्रिकोणा हाउसेस की बात हो रही है। नाइन्थ हाउस बैडली अफ्लिक्टेड बाय जुपिटर, सो वीक। 11th हाउस 100% स्ट्रेंथ। ठीक है। आई एंड आई थिंक हाँ, सिक्स्थ हाउस, देखिए इसमें सिक्स्थ हाउस की स्ट्रेंथ जो है वो मानी जाएगी वीनस की स्ट्रेंथ। ठीक है, वीनस 100% स्ट्रेंथ है, तो सिक्स्थ हाउस उसका मूल त्रिकोणा हाउस जो है वो 100% स्ट्रांग होगा। तो सिक्स्थ हाउस से जो जो फायदे होते हैं वो उभर के सामने आएंगे, और सिक्स्थ हाउस से जो जो कमियां होती हैं, इट इज नॉट दैट कि बीमारी नहीं होगी, बीमारी होने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं। इट इज नॉट, सिक्स्थ हाउस इज नॉट द सोल डिटर्मिनेंट फॉर बीमारी एज सच, नॉट द सोल डिटर्मिनेंट। ठीक है, और भी जब हम आएंगे उस चैप्टर पे, उस टॉपिक पे, हम देखेंगे बीमारियां बहुत कारण, लेकिन अगर इसका लॉर्ड स्ट्रांग होगा तो बीमारियों से बचाव करने की क्षमता रखेगा। ठीक है, जैसे ये फिफ्थ हाउस बहुत कमजोर है, तो फिफ्थ हाउस से रिलेटेड या फर्स्ट हाउस से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, डायबिटीज हो सकती है, जो कि है, क्योंकि जुपिटर देख रहा है, फिफ्थ हाउस डायबिटीज का कारक है। एक डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम हो सकता है, फर्स्ट हाउस खराब है तो ब्रेन रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, तो इनको हुई। लेकिन मेन हाउस जो है, मेन हेल्थ का हाउस सिक्स्थ हाउस होता है। तो ये तो रिलेटेड बीमारियां, जो घर कमजोर होगा किसी भी हॉरोस्कोप में, जो घर कमजोर होगा उससे रिलेटेड बीमारियां जो होती हैं वो उस जातक को या नेटिव को हो सकती हैं। एनी हाउस दैट इज वीक, the native is likely to suffer from the disease represented by that particular house if it is weak. When it bimari will strike, illness will strike, that again will be during the Shanta Dasha or transits. ठीक है, तो now if you add up the strength of planets and calculate the average strength of planets, comes to about 40%. मे भी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा, 45 हो जाएगा, क्योंकि सैटर्न वाला एक इसमें क्लॉज रह गया था। ठीक है, however it is important to bear in mind the mahadashas that the native is likely to see through his life. If the mahadashas is of the beneficial planets and houses, he will lead an above average life, whereas if he is likely to witness mahadashas of the weaker planets and houses in his life would be below average. A holistic view of the strengths and weaknesses has to be taken. For example, if he were to witness the Mahadasha of Venus in his life, it would be a good 20 years that he will see in his life, but he has not. Similarly, for other planets, periods are to be judged. तो इस प्रकार से हम किसी भी हॉरोस्कोप में स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स को निकाल के एक जनरल आइडिया लगा सकते हैं
स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट्स का। बताएं आप लोग, समझ में कुछ आई बात? सर एक डाउट था। हाँ, सर लकीर ये का नहीं, सनलाइट, लकीर का फकीर नहीं होना है। पहले ही डाउट पूछने के पहले परसेंटेजेस मत पूछिएगा। प्लस नहीं नहीं, माइनस ऊपर परसेंटेज नहीं नीचे पूछ दो रहा हूँ चार सर। परसेंट हो सकता है। हाँ बताएं। नहीं नहीं, परसेंटेज तो समझ गया, आपने जो समझा एकदम परफेक्ट है। हम्म। मेरा ये था कि जो सन लाइक प्लैनेट्स होते हैं ना सर, इसका हाँ, मतलब कैप्रिकॉर्न लगन में सैटर्न जो है सन लाइक प्लैनेट अगर है, और सैटर्न मैं अगर अच्छा है। उसको नहीं मान रहा हूँ। सनलाइट प्लैनेट्स आप किताब से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं उनको नहीं मानता हूँ। मैं देखता हूँ कि जितना सनलाइट प्लैनेट्स के अलावा जो हम स्ट्रेंथ को गेज करते हैं उतना सफिशिएंट है हमारे लिए। तो इसीलिए इवन आउट ऑफ, एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूंगा क्योंकि दूसरे का है, मैं उसमें कुछ वो नहीं कर सकता हूँ।